गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वाटर पोल्यूशन। साथ ही साथ उसको सोर्स इफेक्ट एंड काउज एंड इट्स इफेक्ट। वाटर पोल्यूशन से हिंदी में आप सभी जानते हैं और ये कोई नया वर्ड नहीं है, शब्द नहीं आपके लिए। आप सभी जल प्रदूषण के बारे में लगभग सभी स्टूडेंट्स को आइडिया होगा, विद्यार्थी जानते होंगे कि जल प्रदूषण क्या है। हम लोग आज इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण का परिभाषा क्या है, उसके स्रोत क्या क्या हैं, किन कारणों से जल प्रदूषण होता है, और साथ ही साथ उसके प्रभाव की बात करेंगे कि जल प्रदूषण का पर्यावरण के हर घटकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर हमको इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमको पता चलेंगी। ठीक है, तो जैसे आप स्लाइड्स देख पा रहे होंगे कि इसमें हम लोग इस आज के लेक्चर्स में जानेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में, उसके कितने प्रदूषक, कितने प्रकार के प्रदूषक होते हैं जिसको हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं इंग्लिश में, कि वो कितने प्रकार के जलीय प्रदूषक होते हैं और कैसे वो जल में आकर उसको प्रदूषित करते हैं, उसका स्रोत कौन है, कहाँ कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। और साथ ही साथ हम इस लेक्चर में ये भी जानेंगे कि हम वो क्या कदम उठाएं सॉरी जिससे कि जल प्रदूषण को रोका जा सके, कि क्या सूटेबल मेजर्स हैं, हम उसको करने से हम क्या कदम उठाएं, सही सुझाव क्या हैं जल प्रदूषण को रोकने के लिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम जानते हैं कि पानी जो है उसके बारे में थोड़ी सी आइडिया कर लें कि पानी क्या के बारे में। कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 3 भाग जो है पृथ्वी का वो पानी ही है। जैसे आप देख रहे हैं जिसमें 97% सॉल्ट वाटर है जो नमकीन पानी है। अगर हम जो 3 भाग पानी को अगर हम फिर परसेंटेज में सेग्रीगेट करें, विभाजन करें कि आखिर कौन पानी की जो स्रोत है वो कहाँ कैसे मौजूद है, तो आप सभी जानते हैं कि 97% जो पानी है मतलब वो नमकीन पानी समुद्र में मौजूद है। 3% जो फ्रेश वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें से भी 3% को अगर हम 100% रेशियो में डिवाइड करें तो उसका भी 87% आइस और ग्लेशियर यानी हिमखंड के रूप में मौजूद है। 3% जो हमको फ्रेश पानी है, मतलब जो पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए, उसमें ठीक है 87% आपको बता, जैसे मैंने बोला कि आइस और ग्लेशियर के रूप में है अंडरग्राउंड, और 13% सरफेस वाटर, यानी सरफेस वाटर में आपका झील का पानी आ गया, नदी का पानी आ गया, जो हम लोग नहर में जो पानी है, उसके बाद जो तालाबों में मतलब ओपन सरफेस पे भूमि के ऊपर जो पानी का स्रोत है जिसको हम सरफेस वाटर बोले हैं, और एक होता है भूमिगत जल यानी ज़मीन के नीचे। तो 0.4% टोटल वाटर। अब आप ये समझ लीजिए, आप देख सकते हैं कि कितनी कम मात्रा में हमको पानी, पूरे विश्व को पानी मिलता है, जिससे हम पूरे एक्टिविटीज़, आप पूरे डेली लाइफ की जो दिनचर्या है वो पानी के पे कितना आश्रित है। जैसे आप सभी जान रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि पानी कहाँ कहाँ काम आता है। डोमेस्टिक समझ लीजिए, घरेलू में घरेलू कार्य में पानी का बहुत उपयोग है। पानी पीने से लेके खाना बनाना, कपड़ा धोना, हर साफ़ सफाई में हम पानी का उपयोग करते हैं। इंडस्ट्रीज़ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रियाँ हैं, सब लगभग पानी का इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो सफाई के लिए हो, चाहे कुछ कुकिंग पर्पस, मतलब अगर वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग है तो उस कंडीशन में भी पानी का उनका उपयोग होता है। एग्रीकल्चर में सिंचाई के लिए खेती में पानी की ज़रूरत है। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, साफ़ सफाई करना, हाइजीनिक रहना, पूरे लोकेलिटी को साफ़ सुथरा रखने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए हम ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ साफ़ करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम पानी के बिना अपना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।
कितना इम्पोर्टेंट रखता है पानी हमारे लिए। अब थोड़ा हम अपना डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो मानव शरीर है उसको बता दूं 70% टोटल ह्यूमन बॉडी वेट, मतलब अगर पानी की बात करें तो हमारे अंदर भी जो पानी का जो अंश है वो पूरे बॉडी का 70% जो है वो पानी के ही रूप में है, जिसमें 30 से 40% बोन मास में यानी हड्डियों में मौजूद है। बॉडी फंक्शन में अब आपको पानी का क्या क्या काम होता है, हम लोग जल पानी जो पीते हैं या कुकिंग पर्पस में जो खाना हम पका रहे हैं उसके बाद उसका इनडायरेक्टली हम पानी का जो सेवन करते हैं वो हमारे लिए क्या क्या काम करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन को एलोवेली में एब्जर्व करने में मदद करता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर आप सभी को मालूम है 37 डिग्री जो सेल्सियस का जो तापमान है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करने में काम करता है, उसको कंट्रोल करता है। बॉडी ब्लड कंपोनेंट आप ब्लड खून में भी पानी का कंपोनेंट है, उसको मेंटेन करता है। डाइजेशन इन किडनी एंड इंटेस्टाइन, साथ ही साथ पाचन क्रिया में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। तो पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बता दूं, अगर 10% भी अगर बॉडी कंटेन मतलब 70% हमारे वजन के हिसाब से बदन में बॉडी में पानी होना अनिवार्य है। अगर उसमें से 10% भी कम होता है तो हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। आप सभी आपने डायरिया के बारे में सुना होगा, डिसेंट्री के बारे में सुना होगा, वोमिटिंग हो जाए, लूज मोशन हो जाए। जब पानी कंटिन्यूसली शरीर से बाहर निकलने लगता है तो तुरंत हमको डॉक्टर सलाइन वाटर देते हैं, ORS का घोल देते हैं, कि उनका कहना होता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर शरीर में पानी की कमी हो गई तो बहुत सारे और दूसरे परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो वही चीज़ लिखा कि अगर 10% भी पानी कम गया बॉडी से तो बहुत सारे शारीरिक परेशानियां शुरू हो जाएंगी, और अगर 20% पानी कम गया हमारे शरीर में तो मौत भी हो सकती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, जैसे आपको अभी ने देखा कि 3% ही फ्रेश वाटर, उसमें भी 87% तो बर्फ़ के रूप में, तो जो रिमेनिंग जो पानी बच रहा है वही पूरा वर्ल्ड उस पानी को इस्तेमाल कर रहा है। उसमें भी कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं, बस एक जनरल नॉलेज आप नॉलेज में रखिए कि पूरा विश्व की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक पर्पस में वर्ल्ड में ज़्यादा कंजप्शन की पानी है। घरेलू का जितने भी सफाई के काम हैं, खाना बनाने का काम, वो पानी के बिना तो हो ही नहीं सकता। इंडस्ट्रीज़ में भी पानी का इस्तेमाल हो रहा है। एग्रीकल्चर सिंचाई में तो पानी ही चाहिए, अगर पानी ना रहे तो एग्रीकल्चर होना तो संभव ही नहीं है। तो आप यहाँ ग्राफ देख सकते हैं कि कैसे कौन कौन सा देश यहाँ पे, जैसे वर्ल्ड का रेशियो है, फिर अमेरिका का भी है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, साउथ अफ्रीका। आप यहाँ पे बगल में देख रहे होंगे बॉक्स में अलग अलग कलर बने हुए हैं। तो जो ऑरेंज कलर वो डोमेस्टिक को बता रहे हैं, यानी घरेलू कार्य में कितना % इस्तेमाल हो रहा है पानी का। ब्लू कलर का जो आप खंबा देख रहे हैं वो ये बता रहा है कि इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रियों में कि पानी का इस्तेमाल कितने % हो रहा है। एग्रीकल्चर यानी जो आपका डार्क ऑरेंज कलर में है वो ये बता रहा है कि ब्राउन कलर में जो है वो बता रहा है कि कितना एग्रीकल्चर कृषि में इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग ये रेशियो आपको देखने को मिले। जैसे अगर हम अफ्रीका की बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल जो होता है एग्रीकल्चर में, देखिए 90% वो एग्रीकल्चर में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो यूरोप एक ऐसा देश है जहाँ पे पानी का सबसे ज़्यादा कंजप्शन इंडस्ट्रीज़ में होता है, देखिए 50% से भी ऊपर है। ठीक है, और डोमेस्टिक पर्पस की बात करें तो डोमेस्टिक पर्पस में आपका जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अराउंड 20% के आसपास डोमेस्टिक पर्पस में कंजप्शन है। ज़्यादातर आप देखेंगे ग्राफ या तो एग्रीकल्चर को इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम देशों में एग्रीकल्चर में पानी की खपत ज़्यादा है। बस ये एक यूरोप है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में आप देख पा रहे हैं कि पानी की खपत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सिंचाई के बिना, पानी के बिना तो प्लांट्स का ग्रो करना संभव ही नहीं, इसलिए सबसे ज़्यादा कंजप्शन अगर हमको एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं डेफिनेशन पर, परिभाषा के ऊपर कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जल प्रदूषण क्या है। तो मैं इसको बहुत सीधे शब्दों में अगर बात करूं तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दोनों वर्जन में दिया हुआ, हिंदी और इंग्लिश में, बच्चे चाहें तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का रासायनिक, भौतिक या
जैविक, तीनों बोलेंगे, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल, ये तीनों किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन जल के अंदर हो जिससे कि उसका बुरा प्रभाव पर्यावरण के सभी घटकों, मनुष्य हो या पशु पक्षी या पेड़ पौधे, अगर उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो वो जल प्रदूषण कहलाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखिए, पानी में कोई भी किसी भी प्रकार का फिजिकल यानी भौतिक, केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन जो मनुष्य और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, वही कहलाता है जल प्रदूषण। तो आप इसको सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि जल में होने वाले भौतिक या रासायनिक परिवर्तन जिसका बुरा प्रभाव मनुष्य और अन्य जीव जंतु पर पड़े, जल प्रदूषण कहलाता है। और आपको बता दूं, जल प्रदूषण ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर जगह एक समान होता है, वो निर्भर करता है कि प्रदूषण के जो स्रोत है कहाँ पर कितना ज़्यादा है। अगर प्रदूषण के स्रोत, प्रदूषक बहुत ज़्यादा अगर पानी में आकर घुल रहे हैं तो वहाँ पे जल प्रदूषण ज़्यादा होगा, जहाँ पे प्रदूषक कम आकर पानी में मिल रहे हैं तो वहाँ पे प्रदूषण कम होगा। यानी जल प्रदूषण हर जगह एक समान नहीं होगा, स्रोत पर निर्भर करता है कि प्रदूषण किस जगह पर कितने ज़्यादा या कम होगा। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जो जल के में जो प्रदूषक होते हैं उनको 8 भागों में बांटा गया, 8 कैटेगरी है जो कि जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो पहला स्वेज है जिसको अपशिष्ट हम लोग बोलते हैं, फिर दूसरा है डिजीज कॉजिंग एजेंट, मतलब ऐसे क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु जो कि पानी में रहते हैं और बहुत सारी बीमारियां मनुष्यों को देते हैं। उसके बाद सेडिमेंट पॉल्यूशन यानी तलछट प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं, मतलब पानी के जो स्रोत होते हैं उसके नीचे इतना ज़्यादा उनके गहराई में इतना ज़्यादा कचरा जमा हो जाना कि वो वहाँ पे रहने वाले जलीय जीव जंतु पर उसका बुरा प्रभाव, उसको उस प्रकार के प्रदूषण को हम लोग सेडिमेंट पॉल्यूशन, हम लोग डिटेल में भी एक एक करके जानेंगे। पहले भी समझ लीजिए कि कितने प्रकार के प्रदूषक होते हैं जल में। फिर इनऑर्गेनिक प्लांट एंड एल्गा न्यूट्रिएंट, अकार्बनिक ऐसे एल्गा जो कि पानी को प्रदूषित करते हैं, वो एक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिकल, अकार्बनिक रसायन। उसके बाद रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोधर्मी पदार्थ, और थर्मल प्रदूषण यानी थर्मल को तापीय प्रदूषण भी बोलते हैं। तो कुल 8 प्रकार के प्रदूषक होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, हम एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो कैटेगरी है प्रदूषक की, इन्फेक्टिशियस एजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पानी में मौजूद ऐसे जीवाणु जो कि बीमारियां फैलाते हैं। तो पहले प्रदूषक हैं, तो जिसमें कुछ एग्जाम्पल आप सामने देख रहे हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस, प्रोटोजुआ, पैरासाइटिक वर्म यानी कीड़े। सोर्स ह्यूमन एंड एनिमल, और ये सब क्या है, एनिमल्स और ह्यूमन पानी पे निर्भर करते हैं फॉर अ ड्रिंकिंग पर्पस, कुकिंग पर्पस। तो जब वो ऐसे गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें जीवाणु हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, या कीड़े हो गया, पैरासाइटिक वर्म, अगर ऐसे पानी का सेवन मनुष्य या जीव जानवर करते हैं तो उस पर कई तरह की बीमारियां उनको हो जाती हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, ऑर्गेनिक डेबरीज एंड वेस्ट एंड एरोबिक बैक्टीरिया। होता क्या है, जब बहुत सारा कचरा पानी में नालियों के द्वारा जब पहुंचता है तो उन कचरों पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं और अपना खाना बनाते हैं। तो पानी में मौजूद ऑक्सीजन का वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इन कचरों को सड़ा गला सके। तो जिसके वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती, और पानी में ऑक्सीजन की कमी होना जिसको हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, अगर कमी हो जाए तो जल में रहने वाले जीव जंतु पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट भी ऐसे प्रदूषक हैं जो कि पानी में ऑक्सीजन को कम करते हैं। तो ये भी एक प्रदूषक हैं। हम इसको डिटेल में जानेंगे किस प्रकार से जीव जंतु प्रभावित होते हैं जल में रहने वाले, अगर बहुत ज़्यादा कचरा ऐसा पानी में घुल जाए जिससे कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है, उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिकल, जैसे हमने बात करी, अकार्बनिक रसायन जब पानी में घुलते हैं तो पानी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। उसमें क्या क्या मिल सकता है, एसिड हो गया, अम्ल हो, मेटल, धातु, सॉल्ट, नमक, ये सब अगर पानी में मिलते हैं तो पानी को जहरीला बनाते हैं। अगर धातु मिल जाए, अगर ऐसा पानी का सेवन अगर मनुष्य करता है तो उस पर बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका कोई अभी इलाज भी नहीं है, वो मतलब वंशानुगत बीमारियां देते हैं। ठीक है,
उसके बाद आप देखेंगे सब में सोर्सेज भी लिखे हुए हैं कि कौन कहाँ से ये सब पानी में आकर मिलते हैं। तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मतलब फैक्ट्रियों से जो निकला कचरा है उसके द्वारा, उसके बाद हाउस होल्ड क्लीनर जो हम लोग घर में साबुन डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं धोने के लिए, तो जो हम लोग उसके बाद बहावन बाहर निकालते हैं उन सब में इसी प्रकार के एसिड या मेटल घुले रहते हैं जो कि सीधे पानी में घुलकर उसे प्रदूषित करते हैं। उसके बाद देखिए रेडियोएक्टिव मटेरियल है मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ जो कि जैसे रेडॉन, यूरेनियम, सेंसियम, थोरियम, ये सब रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। और बहुत सारे अभी मेडिकल में और एग्रीकल्चर में रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल होता है। ऐसी फैक्ट्रियां जो इस प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ का निर्माण करती है, उनसे बने चीज़ें बनाती है, तो उनसे जो कचरा निकलता है वो भी पानी को प्रदूषित करता है। तो आपको जैसे सोर्स यहाँ देखिए कोल और न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे भी मतलब नाभिकीय क्रिया द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जहाँ पर औजार बनाए जाते हैं वहाँ पर इस प्रकार के कचरे निकलते हैं और जो पानी में घुलकर उसको प्रदूषित करते हैं। उसके बाद प्लांट न्यूट्रिएंट हो गया जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट। आपको बता दूं एग्रीकल्चर में, कृषि में बहुत ज़्यादा उर्वरक, खाद, बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपने उत्पादन को बचा सकें, हम अपनी मिट्टी को बचा सकें। पर अत्यधिक इस्तेमाल के वजह से ये सिंचाई के द्वारा, बारिश के पानी के द्वारा बहकर सिर्फ पानी में जाकर मिलते हैं, जिससे कि ये पानी में इतना ज़्यादा पोषक तत्व तो ये मिल जाता है जिससे कि दूसरे गैर ज़रूरी जो पानी में रहने वाले एल्गी हैं वो सब पनपना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे बाकी जीव जंतु का रहना दूभर हो जाता है। तो इसलिए भी ये सब नाइट्रेट, फॉस्फेट भी एक प्रकार के बहुत अधिक मात्रा में अगर पानी में घुल जाए तो भी प्रदूषक का रूप हैं। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें यानी कार्बनिक रसायन जब पानी में घुलता है तो जैसे ऑयल हो गया, गैसोलीन, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, सॉल्वेंट, डिटर्जेंट, ये सब आपको पता है कि जलीय मार्ग सबसे सस्ता मार्ग माना जाता है। तो जितने भी तेल के टैंकर्स जो होते हैं बड़े बड़े, वो जलीय मार्ग से ही एक देश से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह लाए जाते हैं। तो कभी कभी किसी एक्सीडेंट के द्वारा गलती के वजह से ये सब तेल के टैंकर या जहाज पानी समुद्र में ही गिर जाता तो पूरा तेल जो स्प्रेड हो जाता है समुद्र के ऊपर या जिस भी रास्ते से आ रहा है वहाँ पे गिर जाता है, तो वो पूरे जल के जहाँ जहाँ वो पूरा फैल जाता है, क्योंकि तेल जो होता है वो जल से हल्का होता है और वो पूरे मतलब पानी के ऊपर फैल जाता है, जिससे कि बहुत सारे मतलब जलीय जीव जंतु पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसे आपको बता दूं, जब तेल सरफेस पानी के ऊपर आता है तो सूर्य की किरणें बहुत उसको नहीं भेद कर के नीचे नहीं जा पाती। साथ ही साथ जल से जो लगा वायुमंडल है वहाँ से ऑक्सीजन पानी में नहीं घुल पाता। उसके बाद से जो बाकी जीव जंतु को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो उसमें जलीय पेड़ पौधे हैं उनको सूर्य की किरणें पर्याप्त नहीं मिल पाती ताकि वो अपना खाना बना सकें। तो इस तरीके से उनको भी काफ़ी दिक्कत आती है और उनके जीवन मतलब खतरे में आ जाता है। तो इस तरीके से आपको बता दूं कि जो कार्बनिक रसायन है वो भी पानी को प्रदूषित करते हैं। फिर इरोडेड सेडिमेंट्स, सॉइल सिल्ट, जब भी बहुत ज़्यादा कचरा हो गया या नदियों के द्वारा लाया गया जो मिट्टी होता है वो साथ में अगर बहुत सारा कचरा ले आई, बहुत सारे इफ्लुएंट आए तो वो क्या होता है धीरे धीरे नदी की जो गहराई है उसको कम करता जाता है। नदी हो गया समुद्र, तो पानी ऊपर आता जाता है और किनारे की जगह के कटाव होने के की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का प्रदूषक है जो कि नीचे जो मतलब तलछट में या पानी के जो तट नीचे भूमि पर जो जीव जंतु रहते हैं उस पर उसका बुरा असर देखने को मिलता है। उसके बाद हीट एंड थर्मल पोल्यूशन, तापीय प्रदूषण जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे
इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या अपनी मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करती हैं, और पानी को जब ठंडा करके वो गर्म पानी ही सीधा वो जलीय स्रोत में बहा देते हैं, जिससे कि पानी का तापमान बढ़ जाता है। और पानी का तापमान बढ़ने की वजह से वहाँ रहने वाले जल के जो मछलियाँ हैं और अलग जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं। साथ ही साथ पानी में जो ऑक्सीजन की घुलने की क्षमता वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से बाकी जीव जंतु पे भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे परेशानियाँ उत्पन्न होती है जब गर्म पानी सीधे तौर पर जब जलीय स्रोत में जाकर मिलता है। इसलिए थर्मल या तापीय प्रदूषण को भी एक प्रकार का प्रदूषक माना गया है जल को प्रदूषित करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ ये 8 प्रकार के प्रदूषक हो गए, फिर से आप रिपीट कर लेंगे। इन्फेक्टिशियस एजेंट, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल, प्लांट न्यूट्रिएंट जिसको हम लोग पोषक बोलेंगे कि पौधे का जो पोषक होता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इरोडेड सेडिमेंट और हीट एंड थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आप समझ लीजिए कि सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। जो जल को प्रदूषित करते हैं जो स्रोत, वो 2 प्रकार के होते हैं, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल को प्रदूषित करने के लिए जो स्रोत होते हैं वो उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में, पॉइंट और नॉन पॉइंट। ये पॉइंट और नॉन पॉइंट का क्या मतलब होता है, तो आपको मैं समझा दूं। जल प्रदूषण जो एक विशिष्ट मूल मतलब का पता जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए कि कचरा सीधा हम क्या करें, घर से जो नालियों के द्वारा ड्रेन, घर से म्युनिसिपल जो होते हैं घर घर में नालियाँ बनाते हैं, ड्रेन बनाते हैं, नालियाँ फिर एक बड़े नाले से जाके मिलती है और बड़े नाला सीधा जाके जल के स्रोत जैसे नदी हो गया, समुद्र हो गया, उनसे जाके सीधा मिलता है। यानी जो भी घर से या पूरी सोसाइटी से, समाज से जो भी कचरा निकल रहा है पानी में बहकर, वो सीधा जाकर नदी या समुद्र में जो सीधे तरीके से जाकर मिलता है। तो इस प्रकार के प्रदूषण स्रोत को बोलते हैं पॉइंट सोर्स, जिसमें माध्यम बनता है पाइप या नालियाँ, जिसके या जो भी एक बड़ा ड्रेन सिस्टम जिसको हम लोग गटर भी आप लोग हिंदी में सुना होगा, जिसमें हम लोग एक इकट्ठा कर मतलब पूरे शहर का कचरा इकट्ठा करके सीधे उसको नदी या समुद्र में भेज देते हैं। तो इस प्रकार से जब जल प्रदूषित होता है तो वो पॉइंट सोर्स कहलाता है। नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे बारिश हुई कहीं पर, तो भूमि में पानी, जैसे खेत में बारिश हुआ तो बहुत ज़्यादा जब खेत में पानी गिरता है तो वो बहकर तालाब में बहुत ज़्यादा भर गया तो वो बहकर नदियों में जाकर मिलता है। यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं दिया, मतलब ना हमने पाइप लगाया, ना हमने कोई नालियाँ बनाई। वो अपने आप बहुत ज़्यादा पानी जब कहीं इकट्ठा हो जाता है तो वो ओवरफ्लो होकर, रन ऑफ जिसको बोलते हैं, अपवाह होकर वो बहकर छोटे स्रोत से बड़े स्रोत में जाकर फिर वो नदियों या सागर में जाकर मिलता है, तब वो कहलाता है नॉन पॉइंट सोर्स। तो खेतों में गिरा पानी हो या जहाँ पार्किंग एरिया है वहाँ पे जो पानी बरसता है वो फिर इकट्ठा होके फिर छोटे स्रोत से बड़े स्रोत में जाकर मिलता है, तब ये कहलाता है नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो जैसे कि आप देखिए हिंदी में भी लिखा, प्रदूषकों जो प्रवेश के एक बिंदु पर केंद्रित होने के बजाय बड़े क्षेत्र में पानी के इकट्ठा होने, उसके बाद छोटे स्रोत से बड़े स्रोत में जाकर जब वो मिले तो वो कहलाता है नॉन पॉइंट सोर्स। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, कृषि क्षेत्र या पार्किंग स्थल से अपवाह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रन ऑफ, बहकर निकलना। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ऊपर लिखा पॉइंट सोर्स और ऊपर लिखा नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, पॉइंट सोर्स में आप देखिए आराम से क्या हो रहा है, यहाँ पे पाइप बना हुआ है, नाली, तो वहाँ से शहर का जो भी कचरा वहाँ उस पाइप में, और पाइप से सीधा हमने क्या किया, उसको नदी में कनेक्ट कर दिया। तो जो भी पूरे शहर का जितना कचरा है, जो भी चाहे वो फैक्ट्री से निकला हो, चाहे पूरे शहरों के घरों से निकला कचरा हो, पानी के नालियों के द्वारा वो सीधे जाकर पानी में मिल गया, ये नदी बह रही है उसमें जाके मिल गया, तो इस तरीके से उसने पानी को प्रदूषित किया। तो ये जो स्रोत है वो कहलाएगा पॉइंट सोर्स। हम नॉन पॉइंट में क्या है, अर्बन एरिया, बहुत सारा पार्किंग एरिया होता है, बहुत सारी खुली ज़मीन होती है, कृषि होता है, खेती किसानी होती है। तो जब पानी बरस रहा है या सिंचाई हुई तो क्या हुआ, ओवरफ्लो, बहुत ज़्यादा अगर पानी हो जाता है तो बहकर
धीरे धीरे बहकर, उसको हम कोई जरिया नहीं देते, हम कोई रास्ता नहीं देते, अपने आप वो बहुत ज़्यादा पानी बहकर छोटे स्रोत से बड़े स्रोत से होते हुए वो आकर, देखिए फिर ये पानी आकर मिल गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया कि पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स क्या है। और इस तरीके से दोनों ही प्रकार से हमारी जो जल है वो पानी हमारा दूषित हो रहा है, चाहे वो पॉइंट सोर्स से हो या नॉन पॉइंट सोर्स से, दोनों तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि जो 8 प्रकार के प्रदूषक हैं वो क्या हैं और किस प्रकार से जल को प्रदूषित करते हैं। तो स्वेज, जैसे हमने बात की, अपशिष्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं द रिलीज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम ड्रेन और सीवर्स। तो ये ऐसा अपशिष्ट है, कचरा है जो कि नालियों या पाइपों द्वारा बहकर पानी तक पहुंचता है। उसमें किस किस प्रकार के प्रदूषक होते हैं, कचरा होता है, तो उसमें ह्यूमन वेस्ट हो गया, जो घरों से निकला कचरा हो, साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, ये सब बहकर सीधे फिर पानी में मिलते हैं। और ऐसे जब ये पानी में जाकर मिलते हैं तो 2 प्रकार के पर्यावरणिक, जिसको बोलेंगे, दिक्कतें आती हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ बॉडी ऑफ वाटर बाय हाई लेवल ऑफ प्लांट एंड एल्गी न्यूट्रिएंट। तो जो भी कचरा ये ह्यूमन वेस्ट या साबुन या डिटर्जेंट के रूप में जो बह रहा है वो क्या करता है, पानी में फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, इन सब तत्वों को बढ़ा देता है, जिससे कि एल्गा बहुत तेज़ी से पानी पनपते हैं और बाकी जीव जंतु पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जब ये कचरा पानी बहुत ज़्यादा मिलता है तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेज़ी से पनपते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कीटाणु जीवाणु होते हैं वो पानी में घुले ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उन चीज़ों को सड़ा गला सकें, जिसके वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो दोनों तरीके से जल में रहने वाले जीव जंतु पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। अब देखिए प्रभाव का मैं एक आपको उदाहरण दे रही हूँ कैसे होता है। ये देखिए यहाँ पे एक ओलिगोट्रॉपिक एक वर्ड लिखा है, जिसका मतलब होता है कि नॉर्मल ऐसा पानी का स्रोत, जलीय जीवन जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो। जैसे आप देख रहे हैं एक तरफ बहुत पिक्चर नीले रंग का पानी तालाब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ। लो न्यूट्रिएंट लेवल, यानी इसमें जो पोषक तत्व हैं वो कम है। गुड लाइट पेनिट्रेशन, देखिए सूर्य की किरणें बहुत अंदर तक, नीचे देखिए मछली, नीचे भी एक मछली आपको दिखाई दे रही है, बहुत नीचे तक सूर्य की किरणें एकदम समुद्र, अगर ये नदी है समुद्र के एकदम तल तक है पूरा एकदम सूर्य की किरणें आ रही है। मतलब यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत आसानी से अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद डीपर वाटर, मतलब गहराई भी बहुत अच्छी है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो जीव जंतु वो रह सकते हैं, यानी उनको रहने के लिए काफ़ी जगह मौजूद है। इसमें एल्गा जो मतलब काई हुई का पनपना भी कम होता है, ठीक है। पर अब ठीक है, उसके बाद ये आपने पिक्चर देखा, पानी बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा है, और इस ऐसे वातावरण में बहुत अच्छे तरीके से जीव जंतु पानी के अंदर रह पाते हैं। उसके बाद अब ठीक नेक्स्ट फिगर आप देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इधर भी पानी का स्रोत है, पर पूरा पानी हरे हरे एल्गी, जिसको काई बोलते हैं, उससे देखिए पूरा पानी ढक गया है। यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं उसमें भी क्या हो रहा है, पानी की जो तल था वो चौड़ा हो गया, उसमें स्लिट, सैंड, क्ले, बॉटम, कचरा सब बह के पानी की जो गहराई है उसको कम कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए सूर्य की रोशनी भी बहुत कम नीचे तक पहुंच पा रही है। अब यहाँ पे पेड़ पौधे जो यहाँ रह रहे हैं वो कैसे जिएंगे, उनको सनलाइट जब मिलेगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। वो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो जलीय जो है पौधे मर जाएंगे। अब जलीय पौधे मरते हैं तो जो जलीय पौधों पर ऐसे जीव जंतु जो निर्भर करते हैं पानी में रहने वाले, उनका खाना नहीं मिले तो उनका भी जीवन खतरे में आ जाएगा। उसका रीज़न क्या होगा, हाई न्यूट्रिएंट लेवल, बहुत ज़्यादा इस पानी में पोषक तत्व हैं, जिससे कि बहुत तेज़ी से एल्गी हो गया, काई पनपेंगे, रोशनी
पुअर लाइट पेनिट्रेशन, रोशनी जो एकदम नीचे तक आनी चाहिए वो नहीं आ पाती, क्योंकि पानी में के ऊपर इतना काई जमा हो गया कि सूर्य की रोशनी नीचे आएगी ही नहीं, पानी को भेदेगी ही नहीं। लो डिजॉल्व ऑक्सीजन, अभी काई क्या जो पनपेगा वो पानी में ही जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करेगा। साथ ही साथ जब ये पूरा पानी एल्गी आ जाएंगे तो जो पानी से जो लगा वायुमंडल है उसका ऑक्सीजन इस पानी में घुल नहीं पाता, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी होने के इसके अंदर मौजूद जीव जंतु वो नहीं जी पाएंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी की जो गहराई है वो कम होने लगती है। देखिए पानी की गहराई कैसे कम हो रही है। आप एक इमेज में इसमें आपने देखा कि पानी की गहराई यहाँ पे एकदम पतली सी है, ठीक है, मतलब इतना चौड़ा है आपका, तो काफ़ी जीव जंतु यहाँ पे उनको रहने का जगह हो जा रहा है। पर जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ समुद्र का ये जो तल है वो बहुत मोटा हो गया कचरा से, जिसकी वजह से रहने के लिए जो जीव जंतु के लिए जगह वो कम पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा पानी साफ ना होने का उससे पूरा काई जम गया है। अब इसमें रहने वाले जीव जंतु पर जीवन का खतरा हो जाता है, क्योंकि अब उनको ना सनलाइट मिलेगी, ना ऑक्सीजन मिलेगा और ना बहुत ज़्यादा जगह ताकि वो रह पाएँ। ठीक है, तो इसको हम लोग यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? स्वेज मतलब जो भी कचरा हम पानी में बहाते हैं उसका ये एक बुरा प्रभाव है। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी, दोनों वर्जन में चीज़ लिखी हुई है। तो ये ऐसा क्यों होता है, आप समझ गए? तो ये है यूट्रिफिकेशन। उसके बाद दूसरा जो प्रदूषक है डिजीज काउजिंग एजेंट। अब ऐसे कौन कौन से जीवाणु हैं जो पानी में रहते हैं और वो रहते हैं, जो कि अगर ऐसे हम दूषित पानी का उपयोग करें तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये प्रदूषक कौन है? जैसे कॉलरा आपको मालूम है, डिसेंट्री, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पॉलीमाइटिस, बहुत सारी देखिए बीमारियों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और वो उनके यहाँ पर इन्फेक्टिशियस एजेंट मतलब जिनके द्वारा ये बीमारियां होती है। तो देखिए कॉलरा, विब्रो गॉलरी, डिसेंट्री के लिए आप देख रहे हैं बीमारी का नाम टाइफाइड सैल्मोनेला टाइपी, हेपेटाइटिस वायरस है, पॉलीमाइलिटिस पॉलीवायरस। तो ये सब आपको ये सारे उदाहरण देने के मतलब ये हैं कि जितने आप देख रहे हैं जीवाणु ये सब गंदे पानी में ही पनपते हैं। तो पानी अगर गंदा होगा तो ये बहुत तेज़ी से पनपेंगे, और ऐसे पानी का इस्तेमाल अगर मानव करता है, ह्यूमन बीइंग करता है या एनिमल्स लेते हैं तो उनको ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये भी एक प्रदूषक है। ठीक है, तो ये मैं आपको डिटेल में बता दे रही हूँ, ये बीमारी के नाम है और ये बीमारी से लगे उनके वो जीवाणु जो कि गंदे पानी में रहते हैं। ठीक है, और ये क्यों होते हैं? अगर पानी जितना ज़्यादा कचरा रहेगा, गंदगी रहेगी, उतना ज़्यादा इस प्रकार के जीवाणु उसमें पनपते हैं। ठीक, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो सेडिमेंट पॉल्यूटेंट जिसको हम लोग तलछट बोलते हैं, तलछट में जमा होना। तो कचरे जब बहुत ज़्यादा सस्पेंड मिट्टी हो गया, जो आपको पता है मिट्टी कटने के बाद जो नदियाँ बहुत ही बहाव के लाती हैं, तो धीरे धीरे वो कहीं जैसे नदियों की जो स्पीड है वो कम होती जाती है, तो जो भी वो बहाव लेके आती है वो छोड़ती चली जाती है। तो इससे होता क्या है कि नदियों और समुद्र की जो उनका गहराई है वो कम होने लगता है, और पानी जितना गहरा कम होगा पानी ऊपर की तरफ ज़्यादा आता है और किनारे वाले जगहों को वो काटता हुआ चला जाता है। तो जिससे जो भूमि, खेती की भूमि है वो भी कम होने लगती है। साथ ही साथ तल में अगर बहुत ज़्यादा कचरा और ऐसे रेत मिट्टियाँ जमा होने लगे तो जो जीव जंतु को रहने की जो जगह है वो कम होने लगती है। साथ ही साथ आपको बता दूं, बारिश के समय जो भूमि में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, रेत गिट्टी वो पड़े तो वो भी बहकर कहीं ना कहीं ऐसे जल स्रोत को, उनकी गहराई को कम करते हैं। तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे लिमिट लाइट पेनिट्रेशन, प्रकाश प्रवेश की सीमित कर देता है। अब देखिए यहाँ पे मैं फ़ोटो के थ्रू आपको दिखाना चाह रही हूँ कि क्या होता है। ये दो इमेज आप देखिए, यहाँ पर देखिए पानी में कितनी गहराई है, कितना ज़्यादा जगह मिल रहा है, सूर्य की किरणें बहुत आसानी से एकदम नीचे तक पहुँच रही है, ताकि जल में जो भूमि पे या इनके जो तल पर, जो जल के तल पर देखिए जो पेड़ पौधे हैं वो आसानी से उस रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा और इतना ज़्यादा जगह है कि वो आसानी से वो भी रह पा रहे हैं और दूसरी जलीय जीव जंतु आसानी से रह पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद की आप इमेज में देखेंगे जब बहुत ज़्यादा कचरा जो जमा हो गया नीचे, तो अब देखिए पानी में
क्या हो गया, पानी तो एक तो हो गया बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, बहुत धूलमिल हो गया, साफ़ नहीं है कि सूर्य की किरण नीचे तक आ पाए। अब देखिए ऊपर वाली अगर आप फोटो में देखें तो कितने पेड़ पौधे, कितने जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे होंगे, पर ठीक आप नीचे वाली फोटो में देखेंगे तो एक पेड़ पौधा नहीं है। तो उसका कारण क्या है, जब सूर्य की रोशनी नीचे तल तक पहुंचेगी ही नहीं तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे। तो जब उनको सूर्य रोशनी मिलेगी नहीं, खाना वो बनाएंगे नहीं, तो उनका वो नहीं जी पाते, मर जाते हैं। साथ ही साथ उनसे जुड़े मतलब जो जीव जंतु जो पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं, ऐसे जीव जंतु भी मर जाते हैं। तो कुल मिला के जो जल का जो वातावरण है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता है, उसमें रहने वाले जीव जंतु पर मौत का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप इसमें देखिए कि इमेज में आपको अच्छे समझ में, साथ ही गहराई भी कम होने की वजह से और पानी और ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तलछट का प्रदूषण। उसके बाद नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक प्लांट एंड एल्गी न्यूट्रिएंट। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अकार्बनिक जो रसायन होते हैं जो हम पानी को प्रदूषित करते हैं, तो अकार्बनिक रसायन ज़्यादातर जो हमको मिलते हैं ऐसे इंडस्ट्री से जहाँ पे इस प्रकार के रसायन बनाए जा रहे होते हैं, तो उसे जो कचरा निकलता है वो बहकर पानी में मिलता है। कृषि में, खेती में होने वाली उर्वरक या रसायन का जो इस्तेमाल होता है उसके बहाव से, पानी के बहाव से फिर वो जब जाके पानी के स्रोत में मिलता है, जैसे फर्टिलाइजर रन ऑफ की बात हम करती है, ये सब बहकर पानी को दूषित करते हैं। ठीक है, और अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी में घुल जाए तो मानव को भी प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा शैवाल पानी में पनपने लग जाता है, जिससे वहाँ रहने वाले जलीय जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। और जब ऐसे अकार्बनिक रसायन पानी में घुलते हैं तो पानी का स्वाद भी बदल जाता है, स्मेल अलग आने लगती है, तो ऐसा पानी उपयोग करने लायक नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करें जो इसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो कार्बनिक कौन कौन से पदार्थ हो गए, एसिड अम्ल हो गया, तेल हो गया, पेस्टिसाइड हो गया मतलब कीटनाशक जो खेतों में इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसके बाद इंडस्ट्री जो कि इस प्रकार कीटनाशक बनाती है, प्लास्टिक हो गया, बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, वो जब पानी में घुलते हैं तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। एक टेबल के थ्रू मैं आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहती हूँ कैसे वो अगर ये पानी में घुले हैं और ये वैसे पानी का इस्तेमाल हम करें तो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखिए कि अगर पेस्टिसाइड अगर पानी में घुला हुआ, आप सभी जानते हैं कि खेतों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट को मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। तो वो जब वो पानी के स्रोत के साथ बहकर जब वो बड़े स्रोत में मिलता है, और ऐसे पानी का इस्तेमाल जब ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स करते हैं तो उनके नर्वस सिस्टम यानी जो आपका न्यूरॉन सिस्टम होता है उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बेंजीन एक तरह का सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो पानी में घुला हुआ हो तो वो ऐसे विद ब्लड डिसऑर्डर यानी क्या बोलते हैं जो खून में की से रिलेटेड बीमारियों को जन्म देता है। ठीक है, अगर ऐसे पानी का उपयोग हम करते हैं। उसके बाद कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ये पानी में घुल जाए और ऐसे पानी का इस्तेमाल मानव करे तो उनको कैंसर होने के चांसेस, लीवर डैमेज होने, किडनी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पानी में मिले और पानी में घुल जाए तो वो बहुत सारी शारीरिक परेशानियों को जन्म देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो इंसान के ऊपर है, वो कि कैंसर को जन्म देता है। और आप सभी को मालूम है कि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट अब तक तो संभव नहीं है जो पूरी तरीके से कैंसर को ठीक कर सके। आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक हो सकता है और कार्बनिक प्रदूषक का पानी में घुलना। तो एक अब डिटेल में आप कुछ स्लाइड्स को पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे। ये देखिए विनाइल क्लोराइड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है ये केमिकल, और यही कचरा जब पानी में जाकर मिले तो कैंसर को जन्म देता है। ठीक है, ज़्यादातर किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं, एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पानी में घुले हुए हों। अब आ जाते हैं अकार्बनिक रसायन में। जैसे अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अकार्बनिक रसायन में लवण है, अम्ल है, हैवी मेटल्स है, भारी धातु जिसको हम बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर इंडस्ट्री से निकले हुए कचरे होते हैं जो कि पानी में घुलकर उसको प्रदूषित करते हैं। ठीक है,
अब आपको बता दूं, लेड मरकरी ऐसे भारी धातु हैं कि अगर एक बार इसका सेवन अगर इंसान के शरीर में पहुंच जाए तो जेनेटिक वंशानुगत परिवर्तन लाने में परिवर्तन लाता है। जैसे आपको बता दूं, मरकरी से जो बीमारियां होती हैं वो आने वाले मतलब अजन्मे बच्चे में भी उस प्रकार की बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रदूषक हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। जो मैंने बताया कि रेडियोधर्मी जो कचरा जो पानी में घुले, ये कहाँ से आता है? माइनिंग यानी जहाँ खुदाई होती है रेडियोधर्मी पदार्थों की, फिर रेडियोधर्मी सामग्री का जहाँ पर उपयोग किया जाता है, प्रोसेसिंग जहाँ पर होती है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में वहाँ से जो निकला कचरा है, प्राकृतिक स्रोत जहाँ भी ऐसे कचरे जब पानी में घुलते हैं तो मतलब उसको दूषित करते हैं। और ये रेडियोधर्मी जो पानी को अगर दूषित करें तो उससे जो बीमारियाँ होती है वो वंशानुगत बीमारी को जन्म देता है। उसके बाद आखिरी जो प्रदूषक है वो है थर्मल, जिसको हम लोग तापीय प्रदूषण बोलते हैं। और तापीय प्रदूषण तब होता है जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पादित गर्म पानी को जल मार्ग में छोड़ा जाता है। जिसको अभी मैंने बोला कि पानी का इस्तेमाल करने के बाद जब सीधे वो पानी को हम लोग समुद्र या नदियों में छोड़ देते तो वहाँ का भी पानी गर्म हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में वहाँ पानी गर्म होने की वजह से उनसे जलीय जीव जंतु मर जाते, क्योंकि उनसे उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है, उनके खान पान पे, उनके रेस्पिरेशन रेट पे यानी श्वसन क्रिया पे भी उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूँ, गर्म पानी में ऑक्सीजन नहीं रहता, ठंडे पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन आसानी से रह पाता होल्ड करके। तो जैसे पानी गर्म हो ऑक्सीजन भी अलग हो जाता है, तो पानी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जलीय जो वातावरण है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है अगर गर्म पानी सीधे तौर पे जल में छोड़ दिया जाए। अब आप ये तो हो गए 8 प्रदूषक, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हो वो भी समझे। अब बता दूं वाटर पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, किस तरीके से पानी खेतों के मतलब कृषि के द्वारा प्रदूषित हो रहा है, आपको भी डिटेल हमने बात करी। उसके बाद किस तरीके से म्युनिसिपल वाटर पोल्यूशन, कैसे जल म्युनिसिपल द्वारा प्रदूषित हो रहा है। तो आपको बता दूं, हम अगर पूरे सोसाइटी में जितने घरों से जो नालियाँ निकली होती हैं वो एक बड़े नाले से जाके मिलती हैं, बड़े नाले से वो सीधा जाकर नदियों में मिलता है। तो कुछ आप ये डायग्राम के थ्रू समझिए कि कैसे घरों से एक अलग अलग नालियों से जो भी कचरा बहकर, चाहे वो किचन के में काम हो रहा है या घर की सफाई हो रही हो या गार्डनिंग हो रही हो, वो सब का पाइपों के द्वारा एक बड़े पाइप से आके मिलती है। और हर पूरे शहरों में रहने वाले लोगों के हर घर से निकला कचरा एक बड़े नाली से जाकर मिलता है। फिर वो बड़ी नालियाँ सीधा जाकर नदियों से मिल जाती ताकि सारा कचरा बहकर नाली में बह जाए। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा जल जो प्रदूषित हो रहा है वो म्युनिसिपल मतलब नगर पालिका के द्वारा प्रदूषित हो रहा है। फिर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, कैसे कि भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। तो आप देखें, आप इमेज के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो घरों में सेप्टिक टैंक लगाए जाते हैं, टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, उनके लिए जो टैंक्स रहते हैं उनमें अगर लीकेज हो जाए तो वो बहकर वो रिसाव होकर भूमिगत जल को प्रदूषित करेगा। उसके बाद साथ ही साथ अब आप माइनिंग में आपको पता होगा कि बहुत सारी जो माइनिंग्स होती हैं वो समुद्र में होती हैं। तो माइनिंग की अगर पाइप अगर लीकेज हो जाए तो उससे जो तेल ओल है वो इसका भूमिगत जल में मिल जाता है। तो उसके बाद खेतों में जो कीटनाशक या उर्वरक इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो जब प्लांट उस पानी को सोखती हैं तो वो थोड़ा बहुत ऐसे केमिकल्स कार्बनिक रसायन को भी सोख लेती है और वो सोख के फिर रिश्ते हुए चीज़ें वो भूमिगत जल में जाकर मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर ये कचरा जो ये देखिए नदियों द्वारा सारा कचरा जो बहा के लाया जा रहा है तो वो किनारे रिस कर भी वो कहीं ना कहीं भूमिगत जल से जाकर मिल रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकें कैसे कि सिर्फ जो सतही पानी ही प्रभावित नहीं हो रहा है मानव के क्रियाकलापों द्वारा, बल्कि भूमिगत जल है वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। उसमें भी प्रदूषक आकर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम अब भूमिगत जल को भी शुद्ध जल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रहा है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भूमिगत जल है वो भी पॉल्यूट हो गया यानी प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ को मैंने आपको पिक्चर्स के द्वारा समझाया, आप इसको देख सकते हैं कैसे ये हमारा भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है।
उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर, अब जो भी फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो पेपर की फैक्ट्री हो, कपड़े की फैक्ट्री हो, रसायन की फैक्ट्री हो, या किसी प्रकार का कीटनाशक बनाने की, उर्वरक बनाने की फैक्ट्री हो, उसे जो भी कचरा निकलता है वो भी वो सीधे तौर पे वो नदियों में ड्रेन नालियों के द्वारा बहा देते हैं, जिससे कि सीधे तौर पे हमारा नदी समुद्र दूषित होता है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर का कंसेप्ट है कि कैसे हम इंडस्ट्रीज पानी को दूषित कर रही है। ठीक है, अब आते हैं कि वाटर पोल्यूशन से होने वाले, अब हम प्रभाव की बात करें तो ये तो हमने प्रदूषक की बात करी, उसके स्रोत की बात करी, कैसे एग्रीकल्चर से कचरा निकल रहा है, खेतों से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, घरों से निकल रहा है, हमने डिटेल में सबको जाना। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये जल प्रदूषण नुकसान पहुंचा रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ा है। तो सॉइल कंटामिनेशन की बात करें, आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा कीटनाशक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे यहाँ मिट्टियाँ, जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो रही है, और वो वहाँ पर से वर्षा के जल से वो पानी बहकर वो कीटनाशक जब जल में आके मिले तो जल को प्रदूषित कर रहे हैं। हवा हमारा प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी में अगर कचरा जमा होता है तो सड़ने गलने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा पनपते हैं और वो पानी के साथ साथ हवा में भी पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हवा भी हमारा संक्रमित हो जाता है, गंदा हो जाता है। फूड चेन कंटामिनेट होता है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहती हूँ कि फूड चेन कैसे, खाद्य श्रृंखला कैसे प्रभावित होती है। पानी में रहने वाले जीव जंतु अगर बहुत ज़्यादा हैवी मेटल या भारी धातु मिला, जैसे मैं मरकरी की बात करूं तो मरकरी वो मछलियां उस ऐसे जल का सेवन करे तो मछली के अंदर वो मरकरी पहुंचा, उस मछली को फिर इंसान अगर सेवन करे तो इंसान के अंदर पहुंचा, और फिर अगर उस मछली को जीव जंतु ने खाया तो जीव जंतु मतलब ऐसे जानवरों के अंदर वो मरकरी पहुंचा। तो ऐसे वो मरकरी पानी से होते हुए मछलियों से होते हैं जानवर, जानवर से इंसानों तक पहुंच जा रहा है। तो ये मरकरी शरीर के अंदर जाकर बहुत घातक रूप में असर दिखाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण कहीं और हुआ और उसका पूरा प्रभाव हर खाद्य श्रृंखला के हर स्तर पर देखने को मिला, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, यानी उपभोक्ता से लेके उत्पादक से लेके उपभोक्ता तक उस प्रदूषक का सेवन हो गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। ठीक है, अब साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अगर कीटाणु जन्मेंगे तो बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां, चाहे वो कॉलरा हो, डिसेंट्री हो, पोलियो हो, डायरिया हो, टाइफाइड हो, ये सब तरह की बीमारियों का जन्म होता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीवाणु जन्म की बढ़ोतरी, उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। पानी जहरीला हो जाता है, खाना जहरीला हो जाता है। ऐसे अगर जहरीले पानी से खाना बनाया जाए तो खाना जहरीला, तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे पानी का इस्तेमाल करने से साफ़ सफाई में स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसे पानी के इस्तेमाल किस तरीके से अगर पानी प्रदूषित हुआ तो और भी कितनी सारी परेशानियां जन्म लेती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं, आज के डेट में 80% से ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो बीमारियाँ होती हैं वो 80% बीमारियाँ गंदे पानी के इस्तेमाल के वजह से हो रही हैं। हर साल 4 से 5 मिलियन बच्चे मर जा रहे हैं क्योंकि वो गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर साल ईयर की बात करें तो 1 मिलियन के आसपास लोग डायरिया से मर जा रहे हैं। तो ये डायरिया से मौतें होने, ये 4 से 5 मिलियन एवरी ईयर, हर साल बच्चों की जो मौतें हो रही हैं, वो ये इशारा कर रही है कि हमारा जो पानी है वो कितना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। तो अब समय है कि हम अपने इस पानी को साफ करें, तभी जीवन संभव है इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या काम हैं जो हम करें जिससे कि हमारा जो जल है वो साफ हो सके। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को पहले पढ़ लेते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। देखिए, ये है सोल्यूशन
कि हम जल प्रदूषण के समय क्या करना और क्या नहीं। ठीक है, तो पहले प्रिवेंट ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि हम भूमिगत जल जो सीधे तौर पे हम लोग उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, खाना बनाने के लिए करते हैं, उसको हमको दूषित होने से बचाना है। हमको किसी भी प्रकार से इतना ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करना है, रसायन या उर्वरक इस्तेमाल नहीं करना है कि वो बहकर जलीय स्रोत में पहुँचे और वहाँ पर यूट्रिफिकेशन या कुछ अलग तरह की मतलब परेशानियों को जन्म दे। हमको कम से कम मात्रा में रसायन का इस्तेमाल करना है कृषि में। साथ ही साथ जो भी इंडस्ट्रीज़ लगाए जाए, वहाँ से जो भी वेस्ट निकलता है उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट करने के बाद ही ट्रीटमेंट के बाद ही पानी को जलीय स्रोत में छोड़ा जाए ताकि उसका बुरा असर कम से कम हो। साथ ही साथ हम इंडस्ट्री के साथ जो भी म्यूनसिपल ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए, नगर पालिका में ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए, तो जो भी शहरों से या घरों से जो कचरा निकलता है पानियों के द्वारा, उसका भी पहले ट्रीटमेंट हो, उसके बाद ना उसको जलीय स्रोत में छोड़ा जाए। ठीक है, तो ये तो ऐसे कार्य हैं जो कि हमको करने हैं। कुछ और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम जो कंजप्शन है, हम लोग जो केमिकल्स का जो कंजप्शन हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें कमी करना है। हम लोग अननेसेसरी जो हम लोग मेडिसिन्स होते हैं या जो वेस्ट होता है, जैसे टिश्यू पेपर्स हो गए, उसको हम लोग टॉयलेट्स में डाल देते हैं या फ्लश कर देते हैं। वो काम नहीं करना, क्योंकि वो सेप्टिक टैंक के होते हुए वो सीधे सीपेज होकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। तो उसको हमको कम करना है। जो हम घरों में जो कचरा निकालते हैं ऑर्गेनिक फूड के नाम पे, या जो हम लोग खाने का जो कचरा, उसको हमको कम से कम निकालना है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग घरों में जो ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज़ करते हैं उसके यूज़ में कमी लाएं। और साथ ही साथ उसके जो प्रॉपर डिस्पोजल, मतलब अगर उसको हमको फेंकना भी है तो ऐसे उसको फेंके ताकि उसका बुरा असर उसका मतलब दुष्प्रभाव पानी या और किसी भी वायु पर्यावरण के और किसी घटक पर ना पड़े। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमको लेने हैं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो ये तो थे क्या बोलते हैं सूटेबल मेजर्स, कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो ट्रीटमेंट की बात है वो इंडस्ट्री जो जैसे घरों के पानी की जो ट्रीटमेंट की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि क्लोरीनेशन किया जाता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए, ताकि तब हम उस पानी का इस्तेमाल करें। तो क्लोरीनेशन करना अच्छा होता है ताकि पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। जिसको हम बोलते हैं पानी को साफ़ करना, जो क्लोरीनेशन हो गया, पानी के माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारना। ठीक है, उसके बाद जितने भी इंडस्ट्रीज आप इमेज देख रहे हैं कि घरों से जो भी कचरा निकल रहा है वो पहले एक ट्रीटमेंट प्लांट में जाए, वहाँ पे सारे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हो, अलग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट होता है, ताकि मतलब उसके सारे ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें जितना भी जो प्रदूषक है वो निकल जाए। उसके बाद उस पानी को हम नदियों में छोड़ें ताकि हमारी नदियाँ सुरक्षित रह सकें। तो ये कुछ इमेजेस हैं जिसके द्वारा ये पानी को सुरक्षित रखने का या पानी में डायरेक्टली कचरा ना डालने के कुछ ऐसे कदम हैं जो कि उठाए जाने ज़रूरी हैं ताकि हमारा जो जल मंडल है वो सुरक्षित हो सके प्रदूषक से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हमने करी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट के प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग स्टैंडर्ड के भी बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या स्टैंडर्ड से पानी में होने चाहिए तभी वो पानी पीने योग्य होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे कि आपको मैं फिर से रिवीजन करा दूं कि आज के लेक्चर्स में हमने ये जाना जल क्या है हमारे लिए, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना % में कहाँ कहाँ मौजूद है,
उसकी जल प्रदूषण की परिभाषा क्या है, उसके कितने प्रकार के स्रोत, मतलब कितने स्रोत हैं, 2 प्रकार के हमने बात करी, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स। हमने प्रदूषक के बारे में बात करी, कितने प्रकार के जल के प्रदूषक हैं, तो 8 प्रकार के प्रदूषक हैं। हमने उन उदाहरण के साथ जाना, उनके स्रोत को जाना कि कहाँ कहाँ से ऐसे प्रदूषक की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ उसके प्रभाव के भी हमने बारे में जाना कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण के सभी घटकों पर। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि हम किस प्रकार से जल के प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में और वाटर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।